बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन और काफ़ी सारे नए वोकैब्स, नए वर्ड्स आप सीखने वाले हैं और कुछ का तो रिवीजन भी होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे अपना जो PYQ है अपना। हम पहुंचे थे 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये 51 मतलब 51वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ये पूछा गया है आपके 2013 के एग्जाम में और ये क्वेश्चन कहता है अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो ह्यूमन का मांस खाता है, नरभक्षी जिसको कहते हैं, इसको हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। तो नरभक्षी इसमें से कौन सा होगा? सेवेज होगा, कैप्टर होगा, कार्निवोर होगा या कैनिबल होगा? बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। वीडियो को पॉज करके जरूर अपना पहले आंसर आप मार्क करिएगा, ठीक है। सो कैनिबल मतलब क्या होता है? इनको कहते हैं हम नरभक्षी, ऐसे जो दूसरे इंसान को खाते हैं, ऐसे इंसान जो दूसरे इंसान को खाते हैं ना, वो होते हैं नरभक्षी। सेवेज की बात करें तो सेवेज होता है बहुत ही फियर्स, वायलेंट, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, अनकंट्रोल्ड, है ना, वो होता है सेवेज। कैप्टर है ना, कैप्चर करने से बना है, कैप्चर यानी किसी को कैद कर लेना, है ना, किसी पर कब्जा कर लेना, किसी को कैद कर लेना बेसिकली, है ना, और जो वो काम करता है उसको कैप्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंसा से रिलेटेड है, ये कैद करने से रिलेटेड हो गया। कार्निवोर, वोर यहाँ पे कार्निवोर का मतलब है ऐसे एनिमल्स, है ना, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जो डिपेंडेंट है दूसरे एनिमल्स पे फ्लैश खाने के लिए, उनको कहते हैं हम कार्निवोरस, ठीक है। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं वो हुए कार्निवोर। तो ये तीनों तो आंसर नहीं है, हमारा आंसर था 4th, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया है कि आपकी सहूलियत के लिए सारे वर्ड्स की मीनिंग आपके पास सेकंड स्लाइड में होगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेवेज का मतलब जो मैंने बताया आपको, अभी ये क्या हो जाए, किसी को कन्फाइन कर लेना, कैच कर लेना, मतलब उसको बंदी बना लेना एक तरह से। कार्निवोर एनिमल दैट फीड्स ऑन अदर एनिमल, ठीक है, और कैनिबल जो कंज्यूम करता है ह्यूमन फ्लैश को। बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के परे है, के बियॉन्ड है, हमारे अनुभव के बियॉन्ड है, उसको क्या बोला जाएगा? मंडेन, ट्रांसेंडेंट या रिबाल्ड या फिर कोर्स। या मैं आपको बता दूं, दो ये जो शब्द हैं ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिमस है, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना, इनडिसेंट लैंग्वेज को यूज़ करना, है ना, बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल करना होता है ये दोनों, ठीक है। अभी बात करें मंडेन की, तो मंडेन होता है डल, नीरस, बोरिंग, एकदम बोरिंग सा, है ना, वो होता है मंडेन। बचा एक ही ऑप्शन आपके पास और वो है ट्रांसेंडेंट, मतलब बिल्कुल आपके अनुभव के परे हो, सीमा के परे हो कोई चीज़, उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंट। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड यहाँ पे, है ना। ये देख लिए रिबाल्ड और कोर्स अगर देखा जाए तो कोर्स यानी एक होता है रफ, किसी अगर हम बता दें कोर्स मिक्सचर बनाना, इस चीज़ का मतलब होता है कि थोड़ा सा दरदरा और दरदरी कोई चीज़ होगी तो वो स्मूथ नहीं है, वो लगती है हाथ को, है ना, वो तो हो गया किसी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, किसी के पीसने की बात कर रहे हैं कि कोई सब्सटेंस हमने पीसा। ये कोर्स होता है, एक तो होता है रफ लैंग्वेज को भी कहा जाता है और रफ मटेरियल भी हो जाएगा, हार्श टेक्सचर जो होता है, और लैंग्वेज के लिए भी यूज़ किया जाता है कि बहुत ही हार्श लैंग्वेज, बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज़ करना। तो दोनों ये कहीं ना कहीं खराब भाषा के इस्तेमाल से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, अपनी बुद्धिमता की वजह से रिस्पेक्ट पाना, है ना, अपनी बुद्धिमता की वजह से काफ़ी ज़्यादा सम्मान होना, उनको क्या बोलेंगे? वो कौन होते हैं? विराशियस होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, वनरेबल होते हैं या वर्जर होते हैं? देखिए जहाँ पर वेरा आएगा शब्द, है ना, वेर या वेरा शब्द जहाँ पे आता है वो कहीं ना कहीं सत्य, ट्रूथ से रिलेटेड होता है ना, ऑनेस्टी, सच से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं वल्नरेबल की, तो वल्नरेबल मतलब वो प्राणी, वो व्यक्ति, वो जीव जो बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, कि उसको कोई भी फिजिकली या मेंटली हार्म कर सकता है, बहुत ज़्यादा वीक पर्सन जो होता है वो वल्नरेबल है ना। अभी बात करें वेनरेबल की, तो ये है हमारा आंसर कि ऐसा इंसान जिसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, काफ़ी सम्मान मिलता है, क्योंकि वो वाकई में बहुत बुद्धिमान है उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से। बात करते हैं इसकी वर्जर। ये वर्जर कौन होता है? ये एक तरह से अटेंडेंट है, सपोर्टर है या एक केयर टेकर है, बोल सकते हैं। चर्च में जो केयर टेकर होता है, चीज़ों का जो ध्यान देता है, वो होता है वर्जर, ठीक है, उसको कहते हैं वर्जर। तो ये चर्च का केयर टेकर हो जाएगा, है ना। मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोग के लिए मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये एक केयर टेकर की तरह काम करता है चर्च का, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 3rd, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
ये मतलब बता दिया मैंने। ट्रूथ से रिलेटेड जहां पर भी वेरा शब्द आएगा, है ना, VER वाला शब्द आएगा, आप समझ जाएंगे कि वो सच से रिलेटेड है, ट्रूथ, ऑनेस्टी से रिलेटेड है। बाकी ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको अभी बताई हैं, वही इनका मतलब मायने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, मतलब एकदम से ना ऐसी तलब लगना कि नहीं ये सामान तो चोरी करना चाहिए। मतलब एक होता है कि खाने पीने की लत होना या तलब लगना, कुछ अच्छा खाने का मन करना, किसी से मिलने की तलब होना, ये तलब अलग है। ये जो है ना, ये मेनिया है, ये एक तरह का ऑब्सेशन हो, पागलपन है, जिसमें इंसान को चोरी करने का मन करता है ना। वो उसको कहते हैं एक तरह से, ये जो पागलपन है वो होता है क्लेप्टोमेनिया, कि चोरी करना। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि स्टील, तो आप ये मत सोचना स्टीलोमेनिया होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। स्टीलोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, कैप्टोमेनिया हटा दो, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए। क्लेप्टोमेनिया या वो चीज़ को, उस डिसऑर्डर को कहते हैं, जो वो पर्सन होता है उसको क्लेप्टोमेनियक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनियक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सेकंड है। आगे देखते हैं, अभी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, है ना, कोई ऐसी चीज़ है ना जो जिस पर निषेध है, ना उसको बाहर भेजा जा सकता है ना बाहर से मंगाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, है ना। कॉन्ट्राबैंड होगा, स्मगल्ड होगा, काउंटरफीट होगा या फोर्ज्ड। स्मगल्ड तो इलीगली भेजा गया सामान, बट वो चीज़ जिस पे बैन लगा हुआ है, जिसको नहीं किया जा सकता, वो होता है कॉन्ट्राबैंड। काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है ना उन चीज़ों को, राइट, उन चीज़ों को जिसकी तस्करी की जा रही है, वो क्या हो जाएगा, वो थे गुड्स स्मगल्ड, है ना। बट ये क्या होता है, ये होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो चीज़ें जो प्रोहिबिट की गई हैं, जिन पर बैन लगाया गया है कि ना तो इन्हें मंगाया जा सकता है ना इन्हें भेजा जा सकता है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्ट्राबैंड। बात करते हैं काउंटरफीट और फोर्ज्ड, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा इनको, बाद में मैं आपसे पूछने वाली हूँ और एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। काउंटरफीट की अगर बात करेंगे तो काउंटरफीट ये होता है जाली नोट, दोनों का मतलब एक तरह से जाली है, फोर्स्ड हो या काउंटरफीट हो। अंतर क्या है इसमें? अंतर बेटा ये है, काउंटरफीट का मतलब होता है कि जाली नोट बनाना, है ना, नकली करेंसी बनाना, एकदम सेम दिखने वाली, बट वो है तो नकली, सेम दिखने वाली कि उसमें अंतर कॉमन इंसान तो पहचान ही ना सके, ठीक है, वो होता है काउंटरफिटिंग करना। फोर्ज्ड होता है, ये स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के साथ किया जाता है कि किसी का सर्टिफिकेट बनवा दिया, कुछ सर्टिफिकेट्स के साथ में थोड़ी सी हेर फेर कर ली, सिग्नेचर के साथ में हेर फेर कर ली, वो उसको कहते हैं फोर्ज्ड करना। और काउंटरफीट यानी स्पेशली ये नोट, मतलब नोट हो, करेंसी हो, उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया फर्स्ट। आगे ये सारे मतलब, ये सारे मायने मैंने लिखे हुए हैं। ये गुड्स को इलीगली भेजना बाहर, वो जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो क्या होता है, स्मगलिंग करना, स्मगल्ड होता है। काउंटरफीट मैंने बताया मनी से रिलेटेड है, और ये फेक डॉक्यूमेंट्स, है ना, फ्रॉड करना, फेक होना, पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आगे देखिए, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्सेस बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, या तो वो गाड़ी पे होगा या तो वो घुड़सवार होगा, वो दूसरे पर्सन को एस्कॉर्ट कर रहा है। एस्कॉर्ट कर रहा है इन द सेंस कि आगे उसको रास्ता दिखा रहा है, लेके जा रहा है, तो वो क्या होगा, अभी रास्ता दिखा रहा है, लेके जा रहा है, तो वो तो पहले चलेगा ना, और वो पहले चलेगा तो क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, आउट राइडर, राइड कर रहा है वो, किसी व्हीकल पे है, मान लेते हैं हॉर्स पे ही है वो, ठीक है, घुड़सवारी कर रहा है, तो हॉर्स राइडिंग कर रहा है और रास्ता दिखा रहा है, तो कैसे होगा, वो पहले होगा, इसलिए वो क्या हो गया, आउट राइडर, राइडर से पहले चलेगा, वो आउट राइडर होगा, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। नेविगेटर यानी होता है जो पोजीशन बताए किसकी, की शिप या कार या कोई व्हीकल की पोजीशन, है ना, वो बताने वाला नेविगेटर हो जाएगा। एस्कॉर्ट करना यानी होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन पे गए हैं, है ना, वहाँ पे कुछ बंदों को लगाया गया है जो मे बी वहाँ के वर्कर हों या जिनको कर्मचारी हों, एम्प्लॉय हों, जिनको बोला गया कि भाई जो भी गेस्ट आएगा आपको वहाँ से या सीट तक उनको लेके आना है। तो ये काम जो करता है वो कौन होता है, वो एस्कॉर्ट होता है, ठीक है। गेस्ट आए, गेस्ट को जहाँ से उतरे हैं, आए हैं, वहाँ से लेके अपनी सीट तक लेकर आना, वो जो काम होता है उसको कहते हैं एस्कॉर्ट वाला काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मतलब है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटराइडर। सिक्योरिटी आपको पता है, सुरक्षा, है ना, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग सेफ एंड सिक्योर एंड फ्री, तो वो होता है सेफ्टी। यहाँ पर आपका क्या मतलब हो गया, आउटराइडर, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं, ये मतलब मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। अच्छा, कॉइन्स एंड मेटल्स है ये, ठीक है, मेटल है ये, कॉइन्स एंड मेटल्स, ध्यान दीजिएगा।
कि सिक्कों की पढ़ाई है ना और मेटल की पढ़ाई, तो न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं इसको। देखिए क्या ऐसे बनेगा, न्यूमिस यानी नंबर है ना, कॉइन में नंबर होगा, ठीक है, मेटिस्ट यानी मेटल से रिलेटेड, तो इस तरह से याद करना है। न्यूमिस यानी नंबर और कॉइन मतलब कोई तो नंबर होगा उसका, 1 2 3 4, कोई तो कितने तो रुपए होंगे वो। मेटिस्ट मेटल से रिलेट कर दो, तो न्यूमिस्मेटिस्ट क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है किस चीज में, स्टडी में, किसकी स्टडी में, कॉइन और मेटल की स्टडी में। मेडलिस्ट मेटल की पढ़ाई, तो न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं इसको। देखिए क्या ऐसे बनेगा, न्यूमिस यानी नंबर है ना, गोल्ड मेडलिस्ट, कॉइन में नंबर होगा 3 4 के, मेटिस्ट यानी मेडलिस्ट, मेटिस्ट से याद करना है। तो न्यूमिस यानी नंबर, कॉइन और एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है कि न्यूमिस स्टडी में जो नंबर्स, मेटिस्ट कॉइन और नंबर से रिलेटेड है, और मेडलिस्ट एक ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड है कि स्टडी में न्यूमिस यानी नंबर, कॉइन और कॉइन में नंबर, मेटिस्ट यानी तो न्यूमिस यानी नंबर और एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है कि न्यूमिस स्टडी में जो नंबर्स, मेटिस्ट कॉइन और नंबर से रिलेटेड है, और मेडलिस्ट एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है कि स्टडी में न्यूमिस यानी नंबर, कॉइन और कॉइन में नंबर, मेटिस्ट मतलब जिसको सजा से मुक्त कर दिया गया हो वो होता है इम्प्यून, इम्प्यूनिटी कहते हैं उसको। पॉस्टेरिटी ये फ्यूचर जनरेशन की बात करता है, किसकी बात करेगा, फ्यूचर जनरेशन की बात करेगा। स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म मतलब होता है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिफिकल्टीज हो रही है, पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा में है, बट उससे वो रुकेगा नहीं, उससे उसको बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, फिर भी वो आगे बढ़ेगा, फिर भी वो उसको फेस करेगा। तो ऐसा पर्सन होता है, उस सिद्धांत को, उस आइडियोलॉजी को कहते हैं स्टोइसिज्म। डिफिकल्टीज के बावजूद भी उसका फर्क नहीं पड़ना और आगे बढ़ते जाना, है ना, ये होगा। रात यानी होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा। रात मतलब गुस्से का बहुत ही बियॉन्ड वाला वर्जन जो होता है वो होता है रात, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आपका अगेन 3rd। चलिए, ये आपका सबका मतलब मैंने लिखा हुआ है, एंड्योरेंस ऑफ पेन मतलब सहन शक्ति होना पेन और हार्डशिप्स को झेलने की, विदाउट कंप्लेन, बिना कंप्लेन किए, तो वो होता है स्टोइसिज्म। फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल, इम्प्यूनिटी, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट जो अभी हमारा आंसर था, और रात मतलब एक्सट्रीम एंगर। आगे देखो, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर मतलब फोबिया वर्ड्स। फोबिया वर्ड्स काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, काफ़ी सारे वर्ड्स मुझे बताए भी हैं होमवर्क के फॉर्म पे। ये कौन कौन से फोबियाज की बात कर रहा है, हमें बताना है। फॉरेनर्स का फोबिया, फॉरेनर्स के लिए टर्म होती है जेनो, जेन है ना, स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स के लिए होता है जेनोफोबिया, मतलब किसी भी विदेशी व्यक्ति से डर लगना, स्ट्रेंजर से डर लगना। स्टेनोफोबिया, क्लेनोफोबिया और बैलिस्टोफोबिया। बैलिस्टोफोबिया इज रिलेटेड टू मिसाइल, है ना, ये मिसाइल्स का जो फोबिया होता है उसको बोलते हैं बैलिस्टोफोबिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 फोबियाज और लिखे हुए हैं। क्लिनोफोबिया, क्लिनोफोबिया क्या होता है, ये होता है बेड, यू नो, फियर ऑफ गोइंग टू बेड, है ना, फियर ऑफ गोइंग टू बेड, और यू नो बेड में जाने का जो डर होता है उसको हम कहते हैं फियर ऑफ गोइंग टू बेड, क्लिनोफोबिया वो कहलाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे बताने की कि स्टेनोफोबिया क्या होता है, कोशिश करिए, है ना। तो वीडियो को पॉज करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है। ये तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पे आंसर आपका हो गया जेनोफोबिया, है ना। जेनोफोबिया मतलब जो स्ट्रेंजर्स का डर होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करिएगा, बताइएगा क्या होता है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर अच्छा ये एक रह गया, फाइन। स्टेनोफोबिया का क्या मतलब होगा, यहाँ पे जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, पता है आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी क्या होता है, बंद जगहों का डर लगना, है ना। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी होता है कि बंद जगहों का, जैसे लिफ्ट हो गई तो लिफ्ट से डर लगना, या कोई कन्फाइंड स्पेस है उससे डर लगना। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कैसे रिलेटेड है, कोई स्टीप एकदम नैरो सी जगह है ना, ये क्या हो गया क्लॉस्ट्रोफोबिया। मतलब मान लो कि ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट में बंद है कोई इंसान और उसको अगर बहुत डर लगता है ऐसे घिराव से, है ना, और छोटी जगह से, तो वो कहलाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिक। अब ये जो होता है स्टेनोफोबिया, ये मान लेते हैं कि एकदम पतला सा रास्ता है, नैरो,
बहुत ही नैरो सा रास्ता है, यहाँ से मतलब गाड़ी तो जा ही नहीं सकती है, इंसान बड़ी मुश्किल से निकलेगा, और अगर मतलब 2 लोग मुश्किल से निकल सकते हैं, तो इतना पतला सा रास्ता, उससे डर लगना, नैरो स्पेस से डर लगना, है ना, संकीर्ण जगहों से डर लगना, उसको कहते हैं स्टेनोफोबिया। यहाँ पे आपका आंसर हो गया जेनोफोबिया, जो कि विदेशियों का डर, स्ट्रेंजर्स का डर, फॉरेनर्स का डर जो कहलाता है। ठीक है, चलिए जी। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, है ना, किसी और की भूमिका निभाना या किसी और का पार्ट प्ले करना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इमिटेट करना, या प्रिटेंड करना, या इम्पर्सोनेट करना, या एक्ट करना। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि किसी और का पार्ट प्ले करना एक्टिंग होगी, है ना, जी नहीं, एक्टिंग नहीं कहते हैं। इमिटेट करना होगा, इमिटेट तो होता है नकल करना, है ना, ये तो होता है सिंपली नकल करना, जैसे हम लोग स्कूल में किया करते थे ना अपने टीचर्स की नकल, आप लोग अभी भी करते होंगे। सो इमिटेट यानी नकल करना होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट और फोर्थ तो कैंसिल। प्रिटेंड करना यानी क्या होता है? प्रिटेंड करना यानी होता है कि बहानेबाजी करना, है ना, प्रिटेंशियस होना, वो दिखाना जो कि एक्चुअली आप फील ना फील करते हैं, ना महसूस करते हैं, सब बहानेबाजी करना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, है ना। तो ये प्रिटेंड भी नहीं हो गया तो दिखावे से है, इमिटेट भी नहीं हो गया, एक्ट भी नहीं होगा, तो क्या बचा? इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट यानी किसी और का पार्ट निभाना, किसी और की तरह फंक्शन करना, है ना, वो होता है इम्पर्सोनेट। देख सकते हैं आप, टेक को फॉलो एज अ मॉडल, और कॉपी, एमुलेट, इमिटेट करना, प्रिटेंड करना, मतलब बिहेव सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज द केस व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट, मतलब कुछ ऐसा दिखाना कि ऐसा है पर वैसा एक्चुअली है नहीं, तो मतलब क्या हो गया? ये दिखावा करना, बहानेबाजी करना, उसी को कहते हैं। ये हो गया इम्पर्सोनेट का मतलब एक्ट है, एक्शन, है ना, एक्शन से रिलेटेड है एक्ट करना। ठीक है, चलो। नॉट इजिली प्लीज बाय एनीथिंग, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके लिए कुछ भी कर लो आप खुश नहीं होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग आपके साथ होंगे जो, हो सकता है आप ही हो, कहीं गए कुछ सामान खरीदने और उसके बाद मतलब सामने वाला दिखाया जा रहा है कि ये देख लो, वो देख लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ पसंद ही नहीं आता। तो मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, हार्ड टू प्लीज होते हैं, जो चूज नहीं कर सकते, दे आर वेरी हार्ड टू प्लीज, खुश नहीं हो सकते बहुत जल्दी, है ना, उनको क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। ऐसे पर्सन जिनको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, ठीक है, मुश्किल है, दिक्कत है उनके साथ में, तो वो होते हैं फास्टिडियस। तो अगर मान लो कुछ खरीदने गए हैं और कुछ खरीद के उनको खुशी मिलनी है, बट सामने वाला दिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें और पसंद एक भी नहीं आ रही है ना, कोई भी कॉमन इंसान को शायद आ जाए, बट वो थोड़े से ज़्यादा लेवल के चूजी और फास्टिडियस है ना, नॉट इजीली प्लीज, इजीली कन्विंस होने वालों में से नहीं, तो उनको कहते हैं मेडन। मेडन का मतलब 2 होता है, एक तो होता है जैसे युवती, मेडन मतलब होता है युवती, है ना, युवती मतलब किसके लिए बोल रहे हैं? अनमैरिड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? यहाँ सुना होगा ट्रिचर, बाकी सबका मतलब क्या है? ठीक है, चीज में इंटरेस्टेड होना, ओरिजिनल की ही कॉपी से रिलेटेड। चंदा हिटली उसको एकदम से किया था, एक दूसरे से ये कल पढ़ने से बाद प्रोड्यूस बाय अ मशीन, मतलब एग्जैक्ट हूबहू वैसा ही, उसको क्या बोला जाएगा? ओरिजिनल, फैक्सिमिली या ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टू मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, जिसको कहते हैं मतलब अपना ही वन हु एक्टर ऑफन ह्यूमरस थेस्पी। तो क्या हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एंथुसियास्ट, मतलब एकदम फैक्सिमिली का शॉर्ट फॉर्म ही है, इस तरह फैक्स बना दिया।
वाला वर्जन बहुत ही बियॉन्ड लेवल पे अपने आप में ही एकदम मतलब अपने आप को ही बहुत ज़्यादा बियॉन्ड लेवल पे कुछ मानना, प्यार करना, पजेस्ड होना अपने आप से ही, है ना, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंसीटेड जो कहते हैं हम, तो सेल्फ सीकर, इगोइस्ट हो गया। बात करते हैं सैडिस्ट और निहिलिस्ट, है ना। आपको लग रहा होगा कि पेन जो खुद को देना चाहे वो सैडिस्ट होगा, ना, अभी बताते हैं आपको। निहिलिज्म और निहिलिस्ट की बात करते हैं। ये होता है निहिलिज्म जो होता है उसका मतलब है शून्यवाद, शून्यवाद को कहते हैं निहिलिज्म, है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि लाइफ कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग इन लाइफ, है ना, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कुछ नहीं है, सब शून्य में हो जाना है, सब शून्य है ना, तो वो शून्यवाद होता है ना। ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है इस चीज़ को वो निहिलिस्ट कहलाएगा। और ऐसी जो फिलॉसफी है शून्यवाद वाली कि लाइफ इज नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं है ये, तो वो कहलाएगा निहिलिज्म, है ना। वो आइडियोलॉजी और जो वो पर्सन मानता है वो निहिलिस्ट हुआ। अब दो ही चीज़ें बची हैं आपके पास में, सैडिस्ट और मैसोकिस्ट। मैं आपको बताऊं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सैडिस्ट को पेन देना अच्छा लगता है और मैसोकिस्ट को पेन लेना अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब ये जो अपने आप को दर्द देकर, अपने आप को हार्म और तकलीफ देकर उसको अच्छा लगता है, मतलब हमारा आंसर फर्स्ट हो गया कि वन हु एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, दर्द में है बट खुश है, ऐसा वाला अच्छा लग रहा है। और दूसरा सैडिस्ट की अगर बात करें तो सैडिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों को पेन देकर खुशी मिलती है। सैडिस्ट एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को तकलीफ में देखकर, दूसरों को दर्द में देखकर उसे खुशी मिलती है, वो होता है सैडिस्ट। तो एक तरह से दोनों ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, है ना। यहाँ पे आपका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इज योर आंसर एंड हियर आर द मीनिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ये तो किलिंग होगी, किलिंग वाले वर्ड, साइड वाले वर्ड्स आ गए, देखो साइड वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, काफी आसान, ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, है ना। क्या बोला है, ब्रदर, ब्रदर की बात किया है, तो ब्रदर शब्द का जो रूट इधर से होगा वो फ्रेट होगा, है ना। फ्रेट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या, और खुद के भाई की, ऐसा नहीं किसी और के भाई को किया तो फिर वो मर्डर कहलाएगा, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, तो वो फ्रेट्रीसाइड होता है। पैट्रीसाइड इज रिलेटेड टू फादर, और यहाँ पे जितने साइड की बात कर रहे हैं वो खुद के अपने, है ना, पिता। और फिर रेजिसाइड मतलब किंग और क्वीन से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड हो गया, किंग और क्वीन। होमिसाइड यानी नर हत्या, इसको क्या बोलते हैं हम, नर हत्या, ठीक है, ये होती है नर हत्या, ह्यूमन को मारना, है ना, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन को मारना है होमिसाइड, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा फर्स्ट। काफी आसान क्वेश्चन ये कर चुके थे हम सब, यहाँ पे सारे के मतलब लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, तो ह्यूमन माइंड मतलब मस्तिष्क, मन, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, साइंस की बात कर रहे हैं, मन बोल रहे हैं, बिहेवियर बोल रहे हैं, मतलब ये मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो इनमें से मनोविज्ञान कौन सा है भाई, देखो फिजियोलॉजी बोल रहा है, ये बोल रहा है साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी और ये फिलोलॉजी। तो यहाँ पर आपका साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, इसको कहते हैं मनोविज्ञान। बाकी चीज़ों की बात करें तो ये समाज शास्त्र हो गया, सोशियोलॉजी सोसाइटी से, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड, फिलोलॉजी मतलब ये भाषा विज्ञान, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये फिलोलॉजी मतलब ये हो गया भाषा विज्ञान। ये क्या हो गया, भाषा विज्ञान। ये फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, है ना, उसकी स्टडी, उसकी साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी, है ना। मनोविज्ञान बाकी चीजों की बात करें तो समझ में आ गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी से, ह्यूमन सोसाइटी, समाज शास्त्र इसको कहते हैं। फिलोलॉजी मतलब ये भाषा विज्ञान, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये फिलोलॉजी मतलब ये हो गया भाषा विज्ञान। क्या हो गया, ये भाषा विज्ञान, क्या हो गया, ये सब मैंने बता दिया, दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। ये फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, है ना, उसकी स्टडी, उसकी साइंटिफिक स्टडी बढ़िया कहते हैं फिजियोलॉजी। आगे देखते हैं मनोविज्ञान, एक सेम ऑथर के द्वारा 3 रचनाएं, है ना, सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स, एक से एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 3 रचनाएं, और तीनों रचनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसी साहित्यिक रचनाओं को क्या कहा जाएगा जो सेम ऑथर ने लिखी है, टोपोलॉजी, ट्रायोलॉजी या ट्रिकोलॉजी या इकोलॉजी, ठीक है, ये कहलाता है ट्रायोलॉजी। 3 आया ना, तो जहां पर भी 3 वर्ड होगा तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ट्राई, ट्राई यानी 3, है ना, TRY ट्राई नहीं, TRI ट्राई, ठीक है, ट्रायोलॉजी 3।
टोपोलॉजी मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के पार्ट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं टोपोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी को बताएगा, ठीक है, कोई चीज़ आपस में कैसे अरेंज्ड है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका अध्ययन जो होता है वो होता है टोपोलॉजी, ठीक है। ट्राइकोलॉजी जो है, ट्रिचअप सुना होगा, ट्रिचअप है ना, तो ये जो ट्राइक वर्ड है ये रिलेटेड है हेयर से, है ना, हेयर एंड स्कैल्प से रिलेटेड है, स्कैल्प है ना, जो बाल है और बालों की जो स्किन है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्राइकोलॉजी। इकोलॉजी आपको पता है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, हमारी सराउंडिंग आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे हम पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम पढ़ा है आपने, है ना। चलिए आगे देखिए, ये सारा मतलब लिखा हुआ है टोपोलॉजी, द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड एंड रिलेटेड, वही बताया मैंने आपको। और ये सारी चीज़ें इकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ये भी, कि आपस में फिजिकल सराउंडिंग और एक दूसरे से कैसे हम रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, मतलब डांस फॉर्म्स को, डांस मूव्स को बनाना, फॉर्म करना, तो वो कौन करता है, उसको क्या कहते हैं, कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी, कोरियोग्राफी या फिर एपिग्राफी, क्या कहा जाएगा, बिल्कुल सही, उसको कहते हैं कोरियोग्राफी। डांस मूव्स को बनाना, डांस फॉर्म्स को बनाना, है ना, वो क्या होता है, कोरियोग्राफी। बाकी सारे का मतलब देखा जाए तो बहुत ही आसान है। कैलीग्राफी मतलब ये हैंड राइटिंग से रिलेटेड है ना, कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या होगा इसका ऑपोजिट होता है कैकोग्राफी, है ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कैकोग्राफी, मतलब बहुत ही खराब भद्दी हैंड राइटिंग। कार्टोग्राफी रिलेटेड टू मैप, वन हु ड्रॉज, द स्टडी ऑफ ड्रॉइंग मैप बेसिकली, है ना, द स्टडी ऑफ ड्रॉइंग मैप इज कार्टोग्राफी। ग्राफी वर्ड भी स्टडी को बताते हैं, ठीक है, ग्राफी हो गया। अभी एपिग्राफी की बात करें तो एपिग्राफी क्या होता है, एंशिएंट लैंग्वेज, एंशिएंट कोई एनकाविंग से, एंशिएंट कोई लिखावट है उसको डिकोड करना, उसको पढ़ना कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसके पीछे का साइंस क्या है ना, वो कहलाता है एपिग्राफी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, थर्ड, कोरियोग्राफी, ठीक है। चलिए जी, बाकी सबका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्टोग्राफी मेकिंग और ड्राइंग मैप्स, ये हो गया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और ये कैलीग्राफी की ना एक स्पेशली पेन आती है ना, अलग से पेन निब्स होती है इसकी, उस तरह से लिखने की, है ना। एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट जो चीज़ें हैं, है ना, कभी कहीं दीवार पे कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं पत्थर पे कुछ लिखा है, उसको पढ़ना, उसकी स्टडी करना, उसको कहते हैं एपिग्राफी। आगे देख लो, हैविंग जूसी और फ्लैशी और एंड थिक टिश्यूज, है ना, स्पेशली उस प्लांट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो बहुत मोटा होता है, पल्पी होता है ना, जो जिसके टिश्यूज काफ़ी थिक होते हैं, वो जूसी और फ्लैशी, मांस जैसे कहते हैं ना, गूदा होना, है ना, तो उसका काफ़ी फ्लैश होता है, वो होता है सक्यूलेंट, उसको कहते हैं। बाकी सबका मतलब क्या है, ट्रांसलूसेंट मतलब एकदम कहते हैं ना कि अरे वाह क्या ट्रांसलूसेंट स्किन है इसकी, मतलब एकदम ग्लास स्किन, है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने, ये क्या होता है, ग्लास स्किन, एकदम चमकदार, जिससे ऐसा लगे कि लाइट पास हो सके, मतलब इसको सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एकदम ग्लास स्किन जैसी हो, जिससे कुछ लाइट पास हो सके, ऐसा वाला। डिजॉल्वेंट मतलब ऐसी चीज जो डिजॉल्व हो जाए, जैसे नमक पानी में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्वेंट कहलाएगा, है ना। डिसिडेंट होता है किसी भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी को, ऑफिशियल पॉलिसी का एक तरह से बहुत विरोध करना, अगेंस्ट होना किसी ऑफिशियल पॉलिसी के, उसको कहते हैं डिसिडेंट, ठीक है, विरोध करना, ये होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर था पहला वाला। बाकी सबका मायने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, डिसिडेंट अ पर्सन हु ऑपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी या फिर स्पेशली ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है, ये सारा आपका है फॉर योर फर्दर यूजेज। पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं कि एक बार ही पढ़ लिया यहाँ पे तो बात खत्म, बिल्कुल नहीं, रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग। लिखा है वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर एंड पेन इक्वली, एक ऐसा पर्सन, स्पेशली वो जो होते हैं ना एकदम मोहमाया से परे वाले लोग, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि बहुत खुशी में, ऐसा नहीं बहुत खुशी में खुश हो गए, दुख में दुखी हो गए, ना, खुशी है दुख है, खुशी है गम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, गम है गम नहीं, ठीक है, गम है तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हो रहा है,
मतलब ये एकदम मोह माया से परे वाले इंसान होते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं स्टोइक। पेन में भी ओके हैं, प्लेजर में भी ओके हैं, ठीक है। थेस्पियन, थेस्पियन यानी क्या होता है? यहाँ पे आंसर हो गया थर्ड। थेस्पियन यानी एक ऐसा एक्टर जो ह्यूमरस वे पे एक्टिंग करता है, बहुत ही ह्यूमरस स्टाइल में, है ना, हंसाता है, तो वो होता है थेस्पियन। सेडिस्ट, अभी अभी हमने पढ़ा था, सेडिस्ट जिसको दूसरों को तकलीफ देना, पेन देना अच्छा लगता है ना, वो है सेडिस्ट। ह्यूमैनिटेरियन, रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, ऐसा पर्सन जो मानव कल्याण की बात करता है। किसकी बात करता है? ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है, मानव कल्याण, उसको कहते हैं हम, है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे आपका आंसर हो गया थर्ड। अगला सवाल देखते हैं, ये लिखा है एक्टर ऑफन ह्यूमरस, थेस्पियन था वो। One who thinks or speaks too much of himself, अपने ही बारे में। अब देखो, अभी तो पढ़ा था हमने, बोलोगे मैम वो तो ईगोइस्ट था, यहाँ पे ईगोटिस्ट लिखा है। अंतर क्या है पता है? ये जो ईगोइस्ट है, कैसे आपको याद रखना है, ये ईगोइस्ट अपने आप को ही कुछ समझना, सेल्फ कंसीटेड होना, सेल्फ प्राइड में होना कि हम ही कुछ हैं, ऐसा वाला, है ना, जो बहुत ज्यादा अपने ही बारे में सोचता है और बात करता है। देखिए, टी फॉर क्या हो जाएगा? टी फॉर टॉक, है ना। तो ईगोटिस्ट जहां पर टी आया, वो आप समझ लो कि ये वो इंसान जो अपने ही बारे में ब्रैग एंड बोस्ट करता है ना, अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, जिसको कहते हैं, मतलब अपना ही, वन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, वो कहते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है। चलो जी, समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड। क्या बात है, थर्ड ही थर्ड आंसर आ रहा है। देखो, अभी प्रीवियस ये क्वेश्चन है, कोई छेड़छाड़ हमने तो की नहीं है इसमें। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर क्या होता है? छलावा। इम्पोस्टर स्पेशली क्या हो जाएगा? छलावा। एक ऐसा पर्सन जो क्या करना चाह रहा है, एक बहरूपिये की तरह सामने आ रहा है आपको डिसीट करने के लिए, धोखा देने के लिए, या फिर वो रूप दिखा रहा है जो रूप उसका एक्चुअली है नहीं, और वो क्यों दिखा रहा है दूसरा रूप? ताकि आपको धोखा दे सके, वो होता है इम्पोस्टर। एंथुजियास्ट मतलब एकदम रोशन सिंह सोडी जैसे, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना और बहुत ही ज़्यादा एकदम उत्साही होना, उसको कहते हैं एंथुजियास्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, ये कौन होते हैं भाई? हर चीज में जो उनको एक रे ऑफ होप दिखती है, आशावादी होते हैं, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टू मच ऑफ हिमसेल्फ, और टू मच अति तो किसी की अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है मैंने मीनिंग। नाउ, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन मतलब एग्जैक्ट हूबहू वैसा ही, उसको क्या बोला जाएगा? ओरिजिनल, फैक्सिमिली या ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट अभी देखा तो फॉर श्योर ईगोटिस्ट तो है नहीं, नन ऑफ दिस को भी हटा दो क्योंकि हमारा आंसर है फैक्सिमिली। आपको याद है ये वाला फैक्स कर दो, ये तो सुना है आप लोगों ने कि ओके मुझे वो डॉक्यूमेंट फैक्स कर दो। फैक्स करने से क्या हो गया? एज इट इज हूबहू कॉपी आपके पास में आ जाती है। फैक्स मशीन सुना है, वो यही होती है। फैक्सिमिली का शॉर्ट फॉर्म ही है, इस तरह फैक्स बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? ये सेकेंड। ओरिजिनल यानी होता है रियल, ऑथेंटिक, बट यहाँ पे तो कॉपी की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल की ही कॉपी, वैसी ही कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेकेंड आपका आंसर। आगे देखिए, अ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज स्टडी, है ना। देखो TICS वाले भी वर्ड्स स्टडी को बताते हैं, लॉजी वाले वर्ड्स भी स्टडी को बताते हैं, ग्राफी वाले वर्ड्स भी स्टडी को बताते हैं, ठीक है। चलो, स्टडी ऑफ साउंड, साउंड्स की स्टडी करना, उसको कहते हैं फोनेटिक्स, है ना। साउंड की स्टडी, कोई वर्ड, कोई लेटर का साउंड कैसा आ रहा है, उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन, क्यों आ रहा है, ऐसा आ रहा है तो वो चीज़ का अध्ययन, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये जानना इज फोनेटिक्स। अगेन योर आंसर इज 3। देखो अब ये एक पैटर्न मत बना लेना कि अच्छा मतलब तीसरा ही आंसर होता है ना, ठीक है, दिमाग लगाना अपना। स्टाइलिस्टिक्स मतलब जो स्टाइल की स्टडी करे, डिफरेंट स्टाइल्स की स्टडी। लिंग्विस्ट यानी क्या हो गया? लैंग्वेज की स्टडी, है ना। लिंग्विस्ट यानी क्या हो जाएगा? लैंग्वेज से रिलेटेड। सिमेंटिक्स होता है वर्ड्स या फ्रेजेस से रिलेटेड, है ना। वर्ड्स या फ्रेजेस की स्टडी या उनसे रिलेटेड कि उनका साइंस क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए, इस सब की पढ़ाई करना, वो होता है सिमेंटिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? तीसरा अगेन, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट है टू रिड्यूस समथिंग टू नथिंग, मतलब किसी चीज को रिड्यूस करते 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 शून्य पे ले आना, जीरो पे ले आना। तो जीरो मतलब नथिंग, है ना। जीरो अकेले इंडिविजुअली नथिंग, किसी के बगल में लग जाए तो बात अलग है ना। मतलब नॉट
वो वाली साइड, ये वाली साइड पे, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो रिड्यूस टू नथिंग मतलब एकदम शून्य पे ले आना, किसी चीज को एकदम से क्या कर देना, नल एंड वॉइड, सुना होगा ना ये टर्म आपने, नल एंड वॉइड कर देना, एकदम खारिज, बिल्कुल खत्म, समाप्त, वो होता है नल, ठीक है। ये नल पानी वाला नल नहीं है, ठीक है, NULL, ये हो जाएगा रिड्यूस टू नथिंग, एकदम शून्य पे ले आना। अब ये बाकी सारे वर्ड्स क्या हैं, है ना, एग्जामिनर भी देखो वर्ड्स का सिलेक्शन कैसे करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लल, आप लोगों ने कभी सुना है ये वर्ड लालाबाय, ये वर्ड सुना है, इसको कहते हैं लोरी, बच्चों को सुनाई जाती है ना लोरी, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, है ना, ये वाला जो, और ये वो जो सुना होगा आप लोगों ने इस मूवी में, जमुना दास का नंद लाला, ये वाला जो गाना था, वो क्यों होता है, सुलाने के लिए आराम से, लोरी मतलब ऐसा कुछ जो स्लीप इंड्यूस कर दे, एकदम मधुर मधुर आवाज में गाया जा रहा है और बच्चा जो है सो गया, इनफैक्ट बड़े भी है ना, तो वो होता है लल, यानी हो गया किसी को रिलैक्स्ड और काम कर देना। लाला बाय इज लोरी, तो वो उसी वर्ड से बना है। एनिल, एनिल और कल, इन दोनों का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पे देखो कि ये जो हो गया कल मतलब होता है किसी पॉपुलर, किसी जानवर के पॉपुलेशन को, किसी जानवर की पॉपुलेशन की जनसंख्या, जानवर के नंबर्स को कम करना, बेसिकली उनके बढ़ने को, कि आपको पता है कि ये जो प्रजाति है ये बहुत बढ़ने वाली है, तो उसको स्लॉटर कर देना, है ना, उसकी पॉपुलेशन को कम कर देना, स्लॉटर करना, कैसे करना, मार के, किलिंग करके, है ना, मार के ना, स्लॉटर करके उनके पॉपुलेशन को कम कर देना इस कल। एनुअल क्या होता है, एनुअल होता है किसी पॉलिसी को रद्द कर देना, वो होता है एनुअल। तो यहाँ पे आपका आंसर सेकेंड था, ठीक है। देखो, डिक्लेयर इनवैलिड, किसी पॉलिसी, किसी डिसीजन, किसी रिजल्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करना, किसी को रिलैक्स या काम करना, नल, ये रिड्यूस टू नथिंग, कल, पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल स्पेशली, उसको एकदम सिलेक्टिव स्लॉटर करना कि ये प्रजाति नहीं और बढ़नी चाहिए तो फिर उसको खत्म कर दो, ऐसा वाला, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, हैकनेड क्या होता है, हैकनेड यानी ऐसी चीज जो बार बार रिपीट की जा रही है और इस वजह से वो बोरिंग हो जाती है, सही चीज है, सत्य है ना, पर वो इतनी बारी बोला गया है, इतनी बारी बताया गया कि सब बोरिंग सा हो गया है वो, तो वो चीज होती है ना, मोनोटनी जहाँ पे आ जाना। तो ट्रू स्टेटमेंट कहाँ से रिलेटेड होगा, ट्रूइज्म, यस बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट को कहेंगे ट्रूइज्म, सत्यवादिता, ठीक है। सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म तो पढ़ते हैं, सिलॉजिज्म क्या होता है, ये रीजनिंग से रिलेटेड ब्रांच ऑफ फैक्टर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग, जहाँ पे आप दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उनमें से आपको अजम्पशंस एंड ये रीजनिंग पता है आपको, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं कि कौन सा ट्रू, कौन सा अजम्पशन है या कौन से प्रमाइस पे बेस्ड है, क्या कंक्लूजन है, इसकी पढ़ाई वो होती है सिलॉजिज्म, रीजनिंग, है ना। आइकॉनिक जो आइकन से रिलेटेड है, आइकन या सिंबल, है ना, या साइन से रिलेटेड है। आइकन वो भी होते हैं कि भाई मेगा आइकन्स या फिर अमिताभ बच्चन इज सच एन आइकन, है ना, तो वो क्या हो गया, एक मतलब एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि लोगों के आइडियल हैं, तो वो आइकन है, ठीक है ना। इमेजिज्म इज समथिंग जो एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, है ना, जो आंदोलन कुछ कवियों ने किया था, अमेरिकन और ब्रिटिश कुछ कवियों ने, कि जो कविता है उसकी क्लैरिटी के लिए प्रिसाइज इमेजेस को यूज़ किया जाना चाहिए, है ना, तो इस पे एक आंदोलन हुआ था बहुत पहले, उससे ये शब्द आया इमेजिज्म, इमेज, है ना, इमेज पिक्चर, समझ सकते हैं आप। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, फोर्थ इज योर आंसर हियर। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट की बात की, अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिकन और इंग्लिश पोएट जो थे उन्होंने क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू द यूज ऑफ प्रिसाइज इमेजेस के लिए एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन को कहते हैं इमेजिज्म। इमेज मतलब पिक्चर, ठीक है, वो चाहिए थी इनको यहाँ पे बेसिकली, बाकी सबका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्राउन करना किंग को, राज सिंहासन, राजगद्दी, राजाभिषेक करना, है ना, राज्याभिषेक करना जिसको बोलते हैं हम, तो राज्याभिषेक होता है तो क्या होता है कि एक मुकुट, एक क्राउन जो है राजा के सर पे विराजमान किया जाता है, बाहुबली में देखा होगा आपने, तो वो जो जो रखा जाता है ताज सर पे, तो बड़ी जिम्मेदारी की अब ये हमारे राजा हैं, तो वो राज्याभिषेक को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोरोनेशन, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग,
बाकी सारे का क्या मतलब है? कैनिबल इज द वर्ड जो अभी अभी पढ़ा हमने, है ना। मैन ईटर को कहते हैं, शुरू इससे किया था हमने, ठीक है। खत्म भी इसी से कर रहे हैं, अभी 75th क्वेश्चन है, अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए, परगेशन और कथारसिस कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। परगेशन मतलब ये बना PUR, प्योरिटी से बना, है ना। ये होता है किसी चीज को प्योर बनाना या क्लेंस करना, पवित्र बनाना, किसी चीज को पवित्र बनाना, डिटॉक्स करके, क्लेंस करके, साफ करके, है ना, वो होता है परगेशन। कैथारसिस भी प्योरिफिकेशन होता है, कैथारसिस भी एक तरह से प्योरिफिकेशन होता है। इस तरह से ट्रीटमेंट करना कि आप किसी इंसान को क्या कर रहे हैं, उसकी तकलीफ़ों से, उसकी दुख और पीड़ा से आप उसको फ्री कर रहे हैं, है ना, वो, और उसको फ्री कर रहे हैं, उसको प्योर कर रहे हैं, वो कैथारसिस होता है। तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से ये रिलेटेड है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? 4th है ना। देखिए, कैथारसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेस्ड इमोशन, परगेशन। तो परगेशन, प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग करना, और प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग होगी तो इंसान कैसा होगा? वो लाइट होगा, स्ट्रेस फ्री होगा और बहुत ही हल्का महसूस करेगा, है ना। तो वो वाली चीज़ होती है कैथारसिस और परगेशन। अब ये बाकी सबका मतलब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ होती है समय समाप्ति की घोषणा। 25 क्वेश्चंस, है ना, मतलब अगेन मैथ्स देखो, आपने सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, 25 × 4 लगभग, है ना। तो ये कितने हो गए? लगभग आपके 100 क्वेश्चन एक सेशन में, और ये तीसरा सेशन है, मतलब नियर अबाउट 300 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 300 में से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड, कुछ वर्ड्स कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं, है ना, जिसमें आपने कैनिबल देखा है, क्रेसी वाले वर्ड्स देखे हैं। तो ये रिपीटेशन क्या हो रही है? ये रिपीटेशन जो है आपको और ज़्यादा उस वर्ड से फेमिलियर करा देगी कि अच्छा ये तो पता है ना, बात समझे। तो बस आपको क्या करना है, ये वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए, नोट्स बनाइए अपने। नोट्स नहीं बनाने तो ये PDF आपके पास में रहेगी, बट एक काम ज़रूर करिए, आज जो पढ़ा उसे कल पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, है ना। मतलब जो 2 सेशन हो चुके हैं उनको आपको रिवीजन करना है, देखते रहना है, ठीक है। बिना रिवीजन के आपको वर्ड्स याद नहीं होंगे, और कितनी भी पिक्चर्स लगा लो, कितनी भी इमेजेस लगा लो, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, रील्स एंड शॉर्ट्स की तरह है। आपको कैसे समझ में आएगा ये आपको ही पता है। बेसिकली वर्ड्स की मीनिंग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा बार बार, तभी वो चीज़ें याद होंगी, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।